Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of 12th accountancy, accounting for non-profit organization. Accounting for non-profit organization. Now question is that what is non-profit organization and accounting of non-profit organization process. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं मीन्स और इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और 11th क्लास में जो हमने प्रॉफिट एक्टिविटीज बेस्ड बिजनेस की अकाउंटिंग स्टडी की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11th क्लास की अकाउंटिंग के बारे में पहले बात करते हैं. भाई अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज, अगर एक्टिविटीज बेस पे देखें तो प्रॉफिट एक्टिविटी एंड नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन बिजनेस. प्रॉफिट एक्टिविटी बिजनेस जो आपने 11th क्लास में स्टडी की थी, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस जितने भी हैं, जितने भी कंपनीज है, गुड्स परचेज करना, सेल करना, ये सारे बिजनेस ये प्रॉफिट एक्टिविटी, क्योंकि इनका मेन मोटो जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना. तो इन बिजनेस की अकाउंटिंग प्रोसेस हमने 11th क्लास में पूरी ली थी. इसके अंदर एंट्रीज, फिर देन लेजर, फिर देन एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस, फिर देन एंड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये अकाउंटिंग प्रोसेस हम 11th क्लास में ले चुके हैं फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी बिजनेस के लिए. बट नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज बेस्ड जो बिजनेस होते हैं, इनकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है और ये कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं. तो उससे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज होती क्या है. देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविटीज, हर बिजनेस एक्टिविटीज केवल प्रॉफिट के लिए ही हो. कई एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनका मेन टारगेट होता है सोशल सर्विस. जैसे फॉर एग्जांपल अनाथालय, ऑर्फन हाउस जिसे बोलते हैं, विधवा हाउस, विडो हाउस, स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ क्लब, कई एनजीओ जिनका मेन मकसद, मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. इन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, समाज में लिविंग स्टेटस को अपलाने के लिए हेल्प करना, ये सारी चीज़ें इनका मेन टारगेट होता है, जिन्हें हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं. तो इन बिजनेस का मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं. तो देन लेकिन अगर प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मकसद नहीं, इसका मतलब ये नहीं इनका प्रॉफिट होता ही नहीं है. ये श्योर ये भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इनमें भी एक्टिविटीज होती हैं, इनकी भी इनकम्स होती हैं, इनके भी एक्सपेंसेज होते हैं. तो देन क्वेश्चन है कि अगर इनकी भी इनकम्स हैं, इनके भी एक्सपेंसेज हैं, तो अकाउंटिंग तो इनको भी रखनी होती है. भले ही इनका टारगेट, इनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, पर इनमें प्रॉफिट होगा. इनके भी आउटसाइड से कई हेल्प, सब्सक्रिप्शन, ऐसी इनकम्स इनको मिलेगी. हम जिस बात डिटेल में बात करेंगे दिन पे. तो अब इन बिजनेस को भी अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या रखनी पड़ती है, इनमें भी वही है भाई. विदाउट एंट्रीज कोई अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है.
ये आप 11th में स्टडी कर चुके हो। तो भले चाहे प्रॉफिट एक्टिविटी बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस हो, अब इनकी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में वही सिस्टम, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो एंट्रीज वही, लेजर एंड वही एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड, अब यही बात प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट्स जो प्रॉफिट एक्टिविटी बिजनेस में बन रहते हैं। अब इनमें तो बिजनेस एक्टिविटी परचेज सेल वो है ही नहीं, तो इनकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो मेंटेन ही होगी। इनकी जगह ये जो मेंटेन करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इट्स मीन अब आपको भी ये चीज लग रहा है कि भाई अगर प्रॉफिट एक्टिविटीज बेस्ड बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड बिजनेस की अगर अकाउंटिंग प्रोसेस देखें तो देखो स्टार्टिंग यहाँ भी एंट्रीज ट्रांजेक्शन की होनी है, इनके भी जो ट्रांजेक्शन है चाहे वो जैसे भी हो इनके भी एंट्रीज मेंटेन होनी है। यहाँ उसके बाद ये भी लेजर मेंटेन करने, वही सेम रूल्स जो 11th में हम ले चुके हैं, कैश डेबिट क्रेडिट जितने भी ट्रांजेक्शन्स के आपने बारे में पढ़े हैं। देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस यहाँ भी मेंटेन होना है और यहाँ भी मेंटेन होना है, लेकिन अब यहाँ से ये जो यहाँ से डिफरेंस मेंटेन हुआ है बिकॉज ये बिजनेस प्रॉफिट बेस्ड एक्टिविटीज है, इनको प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट लाने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, नेट प्रॉफिट लाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट आपको अच्छे से पता है लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ बिकॉज इनके प्रॉफिट मोटो इनका है ही नहीं, लेकिन फिर भी इनके भाई क्या कुछ एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनको इनकम मिली है या इनकी इनकम एक्सपेंसेस से कम है, इट्स मीन यहाँ भी इनको सरप्लस और डेफिसिट ये फाइंड आउट होंगे प्रॉफिट लॉस के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कैश ट्रांजेक्शन, इन ऑल कैश ट्रांजेक्शंस की समरी चाहिए होगी, जिसके लिए होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड प्रॉफिट लॉस अगर कुछ भी रहा है तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वही बेटा देखो बैलेंस शीट दोनों जगह ही कॉमन है, यहाँ भी बैलेंस शीट बन रही थी, यही बैलेंस शीट बन रही थी। इट्स मीन अभी तक आपको ये चीज़ क्या समझ में आई कि आपको ज़्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है इस चैप्टर में, कि अगर थोड़ा सा बस हमने 11th में जो अकाउंटिंग प्रोसेस ली थी उसको थोड़ा माइंड में वापस लें तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एनपीओ की अकाउंटिंग में जो डिफरेंस आया है जिसकी वजह से यहाँ तक तो सेम ही है दोनों जगह कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब एक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट। अब अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मैं अगर आपके सामने बात करूं तो एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। यार कैश बुक, हम 11th में कैश बुक बनाते थे, यस वही फर्स्ट टू 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें ऑल कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन को डेबिट एंड ऑल कैश जो बिजनेस से आउट हो रही थी उसको क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट आइटम्स, एंड फाइनली एक सर्टेन पीरियड के एंड में जब कैश बुक हम क्लोज करते थे तो भी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा केस का वो केस बुक से निकलता था, पर वो डेली बनती थी, डेली बेस पे या वीकली बेस पे वो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो सेम वही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब ये है 100% सिमिलर टू कैश बुक, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं इक्वल टू कैश बुक। अभी बाद में इस पर डिटेल में बात करेंगे हम। फिर कभी ये क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका भी आपको हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। याद है कि अभी हम बात की कि प्रॉफिट एक्टिविटीज बेस्ड जो बिजनेस होते हैं जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना था, वही 11th वाले जो हमने पढ़ी थी, वो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बनाते ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां इनका प्रॉफिट जो भी हुआ है वो फाइंड आउट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से,
मतलब यस, क्या बोल सकते हो इसको? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है ये, मतलब इसको इक्वल में लिख सकते हैं, इक्वल टू या सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स मीन अब बस अगर आप शॉर्ट नॉलेज कैश बुक का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का अगर आप इसको यूज करते हो तो अपने तो ये टॉपिक क्लियर है, मतलब दोनों में ज्यादा डिफरेंस मेंटेन नहीं है। एंड मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो आप पहले से ऑलरेडी जानते ही हो, वही लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब देन कैश बुक डेली बेस पे, वीकली बेस पे या जो भी मंथली बेस पे मेंटेन हो रहा है तो देन रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये क्यों बना रहे हैं? एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो समझ में आ रहा है कि भाई कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाना पड़ेगा। तो ओके, बात करते हैं पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना, देन आफ्टर मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिटेल में किसके बारे में? रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बताओ पहले इसके बारे में बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसको पहले लेते हैं क्योंकि अपने इस चैप्टर में जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मोस्टली हमें क्या होगा कि जैसे कि अलाउंस में फाइनल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछने के लिए आपको एज ए इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल होता था? यस, ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन, जिससे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, राइट? या इस चैप्टर में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन एनपीओ के प्रॉफिट लॉस को फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हमें एज इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल कराएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन। इसलिए पहले हमें अच्छे से रिसिप्ट एंड पेमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखो बेटा, मैं इन दोनों का शॉर्ट फॉर्मेट बनाता हूं पहले, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड या बनाता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वही अपना कैश बुक है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यही इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। मतलब इन शॉर्ट ऑल कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन को हम डेबिट साइड में डेबिट करेंगे और ऑल कैश पेमेंट ट्रांजेक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर अपने मेंटेन हुए हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे, एंड डिफरेंस है कैश का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं एंड रेवेन्यू नेचर के हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, उनको हम डेबिट करेंगे। और ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं, रिकरिंग नेचर्स हैं, रेवेन्यू है, वही वो क्रेडिट करेंगे। हेडेक नहीं, इन सबसे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब बिकॉज बेटा कि ये ऑल कैश ट्रांजेक्शन पे डेबिट करने हैं, ऑल कैश पेमेंट ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करने हैं, तो ये भी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था, क्या बोल सकते हो कि सर फिर ये तो कैश बुक ही है ना, इक्वल टू कैश बुक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा, कैश बुक जो मेंटेन की जाएगी वो कैश बुक बेटा डेली बेस पर, मैंने थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था, वो डेली बेस पर मेंटेन होगी, या कोई बिजनेस वीकली या मंथली बेस पे मेंटेन करते हैं। ये रिसिप्ट पेमेंट क्या होगा? थ्रू आउट द ईयर के कैश ट्रांजेक्शन की समरी एक्चुअली ये वन डे में टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे? जैसे कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने फर्स्ट कैश बुक बनाई थी, तो उसमें जो कैश का लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था, आई मीन टू से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश स्टार्ट ऑफ द ईयर,
वो टू बैलेंस पीटी। एंड आपको बताओ तो ये हम कैश बुक में भी स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस लिखते थे। देन जितने भी कैश रिसीव ट्रांजेक्शन है और जो एनपीओ के होंगे, जो इनकम ऑप्शंस हैं, हम उनके अलग से बात करनी पड़ेगी हमें कि भाई इन बिजनेस के इनकम ऑप्शंस क्या क्या हैं, जो भी हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अभी लेता हूँ आपको, जैसे सब्सक्रिप्शन है, चंदा, जो ये एनपीओ सोशल सर्विस के लिए रिसीव करेंगे। तो अब जैसे इन्हें फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन मिला तो उसकी एंट्री बनेगी कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो वो फर्स्ट डे लिखा जाएगा। जैसे मान लो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और सब्सक्रिप्शन मिला तो उसकी एंट्री बनेगी कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो उसकी पोस्टिंग कैश बुक में 2 अप्रैल 3 अप्रैल होगी। मतलब डेली जो ट्रांजेक्शन होते जाएंगे उसकी एंट्रीज कैश बुक में होती रहेगी। एंड वही जैसे पेमेंट, जैसे सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया, तो वो ट्रांजेक्शन जिस डे पे हो रहे थे कैश बुक उनकी उसी डे पोस्टिंग हो रही थी। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितने भी ये कैश ट्रांजेक्शन हुए थे ड्यूरिंग द ईयर, उनमें ईच आइटम टोटल किस अमाउंट से इफेक्ट हुआ था। टोटल मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि 1 अप्रैल को रिसीव हुआ, 10 अप्रैल को रिसीव हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ रिसीव हुआ, डेली रिसीव, तो टोटल स्टार्ट ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर तक टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ वो चाहिए कि टोटल सब्सक्रिप्शन अगर टोटल मारे तो 10 लाख रिसीव हुआ तो लाके उसको डालो, टू सब्सक्रिप्शन 10 लाख कंट्री। एनी अदर ट्रांजेक्शन, जैसे सैलरी, जैसे पेमेंट की बात करूं, सैलरी पे हुई, हर मंथ पे हुई एम्प्लॉय को, लेकिन मुझे चाहिए टोटल सैलरी कितनी पे हुई वो लाके पेमेंट में कि भाई बाय सैलरी टोटल इतनी पे हुई। इट्स मीन टोटल ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे। इसका मतलब मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर रहा हूँ कि आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना लोगे। यस, आपके दिमाग में से क्वेश्चन आया कैश बुक। अगर मैं आपको कैश बुक दे दूँ 365 डे की, तो दैन उस कैश बुक से टोटल ट्रांजेक्शन से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन कर लोगे इजीली। तो ये बात तो हुई कि भी कैश बुक से मेंटेन करने की। देन अपने को जो क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया बुक में कि भाई इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करो, तब कैसे बनना है? तो उसमें क्या करेंगे, ये मैं कैश ट्रांजेक्शन की लिस्ट दे देंगे एज लाइक ए ट्रायल बैलेंस। उसमें से आप पता करो कि भाई कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, कैश पेमेंट ट्रांजेक्शन कौन सा है, देन उनको रिकॉर्ड करो। एंड फाइनली जब आपके ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए तो देन डिफरेंस से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करो। बट एक बात इंपॉर्टेंट, अब दिमाग क्वेश्चन खड़ा होगा कि सर अगर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं तो वो भी तो कैश ट्रांजेक्शन है। कैश बुक में तो हम कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम अलग अलग बना लेते थे। देन यहाँ तो बेटा बिकॉज यहाँ टोटल कैश ट्रांजेक्शन को शो करने में, इट्स मीन बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जैसे कि कोई इनकम रिसीव हुई और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हुई, जैसे स्टाफ को सैलरी पे की, बाई चेक पे कर दिया, तो देन कैश और बैंक के कमांड ट्रांजेक्शन टोटल मिला के कितना हो रहा है। जैसे कि मान लो कि सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ 5000, कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन बैंक में डिपॉजिट करा दिया मान लो 5000, तो टोटल कितना, कि टोटल 10,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, चाहे कैश और बैंक, उन टोटल को मिला के यहाँ डाला जाएगा। इसीलिए ये जो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड जो ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो होगा टोटल बैलेंस ऑफ कैश, मतलब कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, दोनों को मिला के ये रिसिप्ट एंड पेमेंट मेंटेन हो जाएगा। तो देन नाउ कि सर इसको एंट्री बेस पे ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं हम एंट्री बेस पे। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको इनकी कुछ इनकम्स के बारे में बात करता हूं, देन उनसे ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों को लेते हैं कि दोनों कैसे मेंटेन होंगे, एंड साथ में अपने इनकी जो इनकम्स ट्रांजेक्शन है वो भी है, हम डिटेल बात कर लेंगे उन पे। यस, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि सर 11th में तो हम देख चुके हैं कि बिजनेस के कौन कौन से इनकम ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन होते हैं, देन आप नाउ अब इस चैप्टर में क्यों इनकम ट्रांजेक्शन एंड ये इनकी बात कर रहे हो? तो बेटा
अगर चीज़ें सारी सिमिलर होती तो हम इस शायद चैप्टर को पढ़ ही नहीं रहे होते। इस चैप्टर में कुछ तो यूनिक है, एंड वो यूनिक है इनकम ऑप्शंस। इनकी एनपीओ की इनकम ऑप्शंस आपको क्या लगता है वो होगी जो हमने 11th क्लास में जो चीज़ें ली थी कि गुड्स सेल कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ? नो, इनके इनकम ट्रांजैक्शंस वो पॉसिबल ही नहीं है। इनके इनकम ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये बिजनेस जो चल रहे हैं वो तो एक सोशल सर्विस एंड सोशल हेल्प के बेस पे चल रहे हैं, तो इनके ट्रांजैक्शंस इनकम बेस कौन से हैं? बड़ा ये चलेंगे। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं एक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनके इनकम का सबसे बड़ा ऑप्शन। मतलब इन एनपीओ के जो मेंबर हैं, अब मेंबर भाई एनपीओ को चलाने के लिए अकेला बंदा अपने अकेले बेस पे सारा पैसा लगा के ये सोशल वर्कर जैसे कि ऑर्फन हाउस, विडो हाउस, सोशल क्लब, हेल्थ क्लब ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे तो उसके इनकम चाहिए। देन इनके इनकम्स का सबसे बड़ा सोर्स सब्सक्रिप्शन। ये रिसीव होगा जो इनके मेंबर बनेंगे, इन सोशल क्लब के, इन हेल्थ क्लब के, इन मेंबर से मंथली, वीकली या ईयरली एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा, भाई आपको ना मेंबर्स बने रहने के लिए इतना फीस पे करना है, जो इनके लिए इनकम ऑप्शन बन जाएगा, जिनसे ये एनपीओ अपने रूटीन के जो एक्सपेंसेज हैं उनको पे करते रहेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो रिसीव होगा उसकी जनरल एंट्री आप बना लोगे। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो आपको पता है एंट्री क्या होनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बट नाउ कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो सीधी सिंपल सी बात है कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज कर रहे हैं एज ए कैश बुक। तो अगर यहां कैश डेबिट हुआ तो सीधा सब्सक्रिप्शन यहां आके डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन। बट अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कहां यूज होगा या यूज होगा भी नहीं होगा, शो होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको अब एक यहां से एक कंसेप्ट और यूज करना पड़ेगा, कैपिटल इनकम्स एंड रेवेन्यू इनकम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपके पास ये कंसेप्ट है तो काफी इजी हो जाएगा एनपीओ की अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। भाई ये सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये तो बाद में कि भी सब्सक्रिप्शन कौन सा है, पहले ये क्लियर होना चाहिए सर व्हाट इज द मीन ऑफ कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम। तो बेटा वो इनकम्स रेवेन्यू इनकम्स मानी जाती है जो रिकरिंग नेचर की हो, नंबर 1। नंबर 2 ओनली करंट ईयर से रिलेट करती है, एंड नंबर 3 जिसे हम करंट ईयर के एक्सपेंसेज को पे करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 कि ये रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए। रिकरिंग का मतलब ये जो बार बार जनरेट होती रहेगी, या जैसे कि 11th की अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सेल्स, क्या थ्रू आउट द ईयर सेल्स एक बार होती थी? नहीं, सेल्स अपने 365 डे ड्यूरिंग द ईयर दौरान चलती रहती थी, एंड नेक्स्ट ईयर की सेल्स अलग से होगी, इसलिए वो सेल्स को क्या मानते थे हम? रेवेन्यू इनकम, और उन अकाउंट्स को हम क्लोज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आई मीन से उनको हम ट्रांसफर करते थे एंड ऑफ द ईयर उन अकाउंट्स को, लेजर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वही सिमिलर कंसेप्ट कि हम जितनी भी इनकम्स और एक्सपेंसेज की बात करेंगे एनपीओ में, अगर उनमें से आपको क्लियर है कि भाई दैट इज द रेवेन्यू नेचर्स इनकम एंड एक्सपेंसेज, तो देन दोज टोटल अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड जितने भी कैपिटल नेचर के होंगे उनके दो बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल नेचर के डेबिट बैलेंस ही अपने लिए बनते हैं एसेट्स, ये हम चीजें 11th पे ले चुके हैं।
एंड कैपिटल नेचर के क्रेडिट बैलेंस जो है वो बनती है अपनी लायबिलिटीज। बट कोई हेडेक नहीं, हम इस टॉपिक के साथ इस कंसेप्ट डिटेल में बात करते चलेंगे। अभी सब्सक्रिप्शन पर हम बात करें भी रेवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर, तो उसके लिए हमने जो बात की भाई ये रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए। जैसे बात कर रहे थे नंबर 1 रिकरिंग नेचर, इसके मैंने डिटेल बताया भाई ये सब्सक्रिप्शन जो इन एनपीओ के जो मेंबर होंगे कि वन टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, ये चलता रहेगा इनका हर मंथ, हर वीक, हर ईयर अलग अलग। तो सेपरेटली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ तो रिकरिंग नेचर है, तो इसका मतलब रेवेन्यू इनकम है, तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, सीधा इनकम क्रेडिट साइड। नंबर 2 आगे इसकी बात करें किस ओनली करंट से रिलेट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई कोई इनकम रेवेन्यू नेचर की है या नहीं है, उसके लिए आप 2-3 कंसेप्ट लगाओ उसके लिए। रिकरिंग वाला हुआ, नंबर 2 कभी करंट ईयर ये ओनली करंट से रिलेट करता है, नेक्स्ट ईयर अलग से रिसीव होगा इसलिए रिकरिंग, और नंबर 2 करंट ईयर, इन 2 फीचर्स की अकॉर्डिंग से ये रेवेन्यू नेचर हुआ। थर्ड, ये हमने रिसीव किया ही क्यों था सब्सक्रिप्शन, कि भाई करंट ईयर के एक्सपेंसेस पे कर सके। बिल्कुल इन इनकम से करंट ईयर में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको पे करने के लिए ये यूज किया जाएगा, इसलिए ये 100% रिकरिंग नेचर के अकॉर्डिंग, करंट ईयर से रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग, और करंट ईयर का एक्सपेंसेज पे करने में यूज हो सकता है। इन तीनों बातों के अकॉर्डिंग ये बन रहा रेवेन्यू नेचर्स का, एंड ऑल रेवेन्यू नेचर्स के इनकम एक्सपेंसेज यहाँ ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कैपिटल नेचर के क्या होते हैं, अभी कोई आइटम जैसे कैपिटल नेचर का आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। जस्ट रिवर्स कंसेप्ट, अगर कोई आइटम फॉर एग्जांपल कोई इनकम आइटम ओनली फॉर करंट ईयर से रिलेट नहीं करता है, वो कई मोर देन 1 ईयर सर्विस प्रोवाइड करेगा। नंबर 2 रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग में बार बार जनरेट नहीं होगा। कोई दिमाग में आया ऐसा कंसेप्ट? यस, जैसे कि कैपिटल जो इन्वेस्ट होती थी 11th पे बिजनेस स्टार्ट करने पे या थ्रू देर कभी भी, वो जो कैपिटल का पैसा जो रिसीव होता था वो इनकम थी? नहीं, वो पैसा वन टाइम मोर देन 1 ईयर के लिए रिसीव होता था, और जिसको हम ओनली इस पैसे का यूज केवल करंट ईयर के लिए नहीं, जब तक बिजनेस चल रहा तब तक कर सकते हैं, जिसके लिए ओनली फॉर करंट ईयर का एक्सपेंसेज के लिए नहीं, बिजनेस की एसेट्स कहाँ से आएगी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, इन सब के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू नेचर्स की जो इनकम्स होगी वो तो यूज हो जाएगी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेज को पे करने में। तो कैपिटल नेचर का पैसा चाहिए बिजनेस की एसेट्स लाने के लिए, बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसलिए हर कंसेप्ट के साथ हम ये रेवेन्यू कैपिटल नेचर को फॉलो करेंगे, क्योंकि बेटा अगर फाइनली आपको यहाँ तक बात समझ में आई तो एक्सपेंसेज और इनकम्स इन दोनों में दो पार्ट मेंटेन हो गए, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेज एंड कैपिटल एक्सपेंसेज। और इन 4th आइटम्स के अगर आप रिजल्ट लो तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ट्रांसफर हो जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, और इनके डिफरेंस से सरप्लस डेफिसिट जो इक्वल टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। बचे कैपिटल नेचर की इनकम्स और एक्सपेंडिचर, वही क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, वो अपने आ जाएंगे बैलेंस शीट में। तो नाउ सब्सक्रिप्शन, इसमें अगर सब्सक्रिप्शन को रिसीव हुआ तो ये कहाँ शो होना है, रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट में तो होना ही है क्योंकि कैश में शिफ्ट हो रहा, एंड इसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। कहाँ? इनकम एक्सपेंडिचर के, ओनली करंट ईयर रिलेटेड। हाँ, इसमें भी बहुत से ट्रांजेक्शन भी आएंगे अभी इसमें, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एडवांस, अनऑर्ड, ये सारी बातें जो हमने 11th में एडजस्टमेंट्स में ली है वो भी यहाँ इफेक्ट होगी, लेकिन उन पे इस एक वीडियो में ये बात क्लियर नहीं होगी। फिर हम अदर से उन एडजस्टमेंट पे बात करेंगे, इनके लिए इनकम बनता है। आज के लिए इतना ही लेते हैं, अगले वीडियो में मैं टोटल इनकम आइटम को एक साथ लूँगा। ओके, बाय।